सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन की। पीस वाइज फंक्शन देखो एक फंक्शन का टाइप होता है। वाह कितनी अमेजिंग बात करिए। फंक्शन का टाइप तो होगा ही क्योंकि फंक्शन लिखा हुआ है। क्यों मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अब फंक्शन को जब डिवाइडेशन करते हो पार्टीशन करते हो फंक्शन का, तो दो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक तो होते हैं एल्जेब्रिक और होते हैं दूसरे ट्रांसडेंटल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन की। पीस वाइज फंक्शन देखो फंक्शन का एक टाइप है। जब आप फंक्शन का पार्टीशन करते हो तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, एक होते हैं हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन। और जब आप एल्जेब्रिक फंक्शन को और आगे पार्टीशन करते हो तो वो देखो चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, एक होते हैं इरेशनल फंक्शन, एक होते हैं रेशनल फंक्शन और चौथे होते हैं हमारे पास पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का देखो इस डेफिनेशन के नाम में इसकी डेफिनेशन है। पीस वाइज फंक्शन को बोलते हैं जिनका ग्राफ जो होता है वो टुकड़ों में बटा हुआ होता है। कि जब आप एक तो ऐसा कर्व हो गया, मान लो आपके पास ये कर्व हो गया, ये कहीं भी टूट रहा है कि ये कर्व नहीं टूट रहा, तो इसे हम पीस वाइज फंक्शन नहीं बोल सकते। ये किसी न किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का हमारे पास ग्राफ है। वैसे ये पीस वाइज फंक्शन की जब बात होगी तो पीस वाइज फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा टूटा हुआ होता है, यानी पीस छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। मान लो ये ऐसे ऐसे ऐसे, आपने मान लिया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है इस पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ। तो पीस वाइज फंक्शन होते हैं वो हमारे पास होते हैं पांच प्रकार के। पांच है, ठीक है, हाँ पांच प्रकार के। सबसे पहले आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, उन्हें और इन्हें शायद एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, शायद क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। उसके बाद आते हैं हमारे पास सिग्नम फंक्शन, उसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और दूसरे उसके बाद आते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वीडियो देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसमें हम तीन कवर कर लेंगे, वरना इसमें दो तो कवर करेंगे ही करेंगे। पहला मॉड्यूलस फंक्शन और दूसरा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो तो सबसे पहले आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर। मॉड्यूलस फंक्शन का देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा मेरे हिसाब से कि जब आप मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हो इसका मतलब है, मान लो आप कोई भी फंक्शन ले रहे हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की बात कर रहे हो, तो इसको फंक्शन को पहले हम डिफाइन करते हैं x के डिपेंड के ऊपर, कि मानी x की वैल्यू कैसी है हमारे पास। x की वैल्यू मान लो ये दो प्रकार से डिफाइन होता है ऐसे है कि इसकी वैल्यू प्लस x भी आ सकती है और माइनस x भी आ सकती है। प्लस x कब आएगी? जब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो यदि ग्रेटर देन जीरो, यानी जो x है हमारे पास वो यदि ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया तो हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो यदि लेस देन एक्स लेस देन जीरो होगी तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो मॉड कैसे खोलेगा? माइनस एक्स है। काफियों का भ्रम होता है कि जब आप y को मॉड x को खोलते हो तो एक x पॉजिटिव और एक x नेगेटिव कैसे आ रहा है, कि मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी बोल रखा है कि ये x नेगेटिव है क्योंकि x लेस देन जीरो है, और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास मॉड x को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मॉड x के अंदर आप यदि डोमेन की बात करो, इसके डोमेन और रेंज की बात करें हम, इनके डोमेन और रेंज को देखो आप इजी वर्ड्स में समझना चाहो तो कोई भी हमारे पास मान लो ये फंक्शन है, तो इसके अंदर आप कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे और कुछ ना कुछ हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इनपुट क्या डाल रहे हो आप? x की वैल्यूज में इनपुट हो गया और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमारे पास आउटपुट के रूप में आ रही है। जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज रेंज होता है, जो इनपुट होता है वो ऑलवेज डोमेन होता है। हमेशा ध्यान रखो ये चीज, ठीक है। तो आपको पूछे इसके लिए डोमेन क्या है, तो डोमेन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें पता है x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? R, ठीक है। डोमेन R होगा तो हमारे पास इसके लिए रेंज क्या हो रही है? तो रेंज हम बोल रहे हैं कि जो इसकी वैल्यूज होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट। और अब इसके लिए हमें ग्राफ के लिए बोलते हैं, तो हमारे पास डोमेन पड़ा है, रेंज पड़ा, तो ग्राफ आप इजीली बना दोगे किसी भी मॉड के फंक्शन के लिए। कि मान लो आपने y इज इक्वल टू मॉड x का आपको ग्राफ बनाना है, तो y जब x की वैल्यू है यहाँ पे इस साइड में x की वैल्यू आएगी, इस साइड में y की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि y यदि x इज ग्रेटर देन जीरो तो जीरो यहाँ से इस साइड में आएंगे तभी ग्रेटर देन जीरो होगा। और जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो y का ग्राफ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमें पता है ये जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये ग्राफ हो जाएगा इसका। और जो x है वो लेस देन जीरो होगा, यानी x है लेस देन जीरो होगा इस साइड, तो लेस देन जीरो होता है तब इसका ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। और ये टोटल मिला के किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू मॉड x का। तो ये हमने देख लिया, हमने सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन। हिसाब से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ खास नहीं है इसके अंदर कि कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो ऑलवेज क्या आएगी हमारे पास? पॉजिटिव आएगी। अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के ऊपर। अब हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के ऊपर। तो सिग्नम फंक्शन को देखो डिनोट किससे करते हैं?
सिग्नम ऑफ एक्स। तो सिग्नम ऑफ एक्स जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स था, सेम एज इट इज y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज होगी वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी और y की वैल्यू होगी हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब इसे सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो सिग्नम का जो सिग्नम फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है कि इसकी वैल्यू x ओवर मॉड x या मॉड x ओवर x और 0। x इज नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। इसको समझो, हमारे पास सिग्नम की वैल्यू होती है वो यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दो 0, कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब x इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी हमारे पास वैल्यू x ओवर मॉड ऑफ x हो सकती है या मॉड ऑफ x ओवर x, दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को डिफाइन करना चाहें यदि, अब x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो x 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अब मान लो आप डिफाइन कर रहे हो इसको अलग से कि जब आप x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, इसका मतलब x ओवर x होगा। तो यहाँ से ये कट के क्या आ जाएगा 1। अब मान लो x इज लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 आएगा तो मॉड x कैसे खुलेगा, अभी हमने देखा था इससे पहले, तो माइनस x खुलेगा, तो x ओवर माइनस x। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, और x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या थी हमें पता है अभी 0 थी। तो ये हमने सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि जब x सिग्नम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। ठीक है, तो इसके लिए डोमेन पूछे हमें सबसे पहले, तो डोमेन है तो x की वैल्यू 0 भी है, लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो इसका मतलब वापस वही -∞ से +∞ तक। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास R। ठीक है, अब इसके लिए रेंज पूछे हमें, रेंज पूछे इसके लिए दी मैं, तो आप देखो कि जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 यानी सारे मान हैं x के जो कि 0 से बड़े हैं, उनके लिए सबके लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। और जो सारे मान हैं जो x से छोटे हैं उसके लिए सबके लिए वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -1 है, और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है इसके लिए, पॉसिबल है 3 ही पॉसिबल वैल्यू है इसके लिए हमारे पास। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट ना होके कुछ ना कुछ सॉरी इंटरवल ना होके सेट आएगा हमारे पास, यानी रेंज के अंदर इसके सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, -1 +1 और 0। तो ये हमारे पास इसके लिए डोमेन देख लिया हमने, इसके लिए रेंज देख ली। अब इसके लिए ग्राफ की बात करें हम, वो देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू जब 0 होता है तो y इज इक्वल टू भी क्या आता है 0। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू भी क्या आएगा 0। तो ये इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ग्राफ है, ये ध्यान रखना 0,0। तो मान लो आपके पास y इज इक्वल टू 1 ये होता है यहाँ पे, और y इज इक्वल टू -1 होता है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वहां पे देखो x जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x 0, तो यहाँ पे 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 पे बात करेंगे, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और जब x से आगे बढ़ेंगे हम, यानी इस साइड बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो इस लाइन में जो जितने भी वैल्यूज आएंगी वो x ग्रेटर देन 0 होगी, तो उन सब के लिए y की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज हमारे पास 1 ही है ना, तो ये हमारे पास 1 होगी। अब आप मान लो x इज लेस देन 0 ले रहे हो, ठीक है, x इज लेस देन 0 ले रहे हो तो इसका मतलब इस साइड चलोगे, इस साइड चले, तो इसका मतलब जब x लेस देन 0 होता है तो वैल्यू कैसी आती है हमारे पास -1, और 0 पे कैसी आती है वैल्यू, वो आती है हमारे पास 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओपन सर्कल, यानी इस 0 पे बात करोगे तो 0 आ रही है, यहाँ पे बात करोगे तो 0 आ रही है। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास ऑलवेज 1 आएगी, और x इज लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू क्या आएगी ऑलवेज -1। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन के लिए ग्राफ देख लिया हमने कि सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इसके लिए डोमेन और रेंज डिफाइन कर दिया, और उसके बाद इसके लिए ग्राफ देख लिया हम कि x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 होता है तो y इज इक्वल टू 1 होता है, x इज लेस देन 0 होता है तो y इज -1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।